हेलो बच्चों, वेलकम टू द एम्पायर ऑफ वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को वीसीसी क्लास के साम्राज्य में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का वन शॉट वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में प्रकाश के प्रवर्तन के बच्चों पूरे एक चैप्टर को हम कवर करेंगे। और हाँ बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का कोई भी आपको नोटबुक या पीडीएफ लिखाया नहीं जाएगा, इसमें केवल समझाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारा नोटबुक और कंटेंट तैयार हो तो हमने सारे वीडियो को प्रकाश के प्रवर्तन को अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। आप वहां से जाकर कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बच्चा, प्रकाश क्या है? लाइट। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, और यह ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा बच्चों सीधी रेखा में चलता है। सर्वप्रथम, प्रकाश तो एक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख रहे हैं। दूसरा, यह ऊर्जा का एक रूप हुआ, यानी ऊर्जा है। और तीसरा बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारा प्रकाश स्रोत। तो बच्चों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च, मरकरी, बल्ब, सूर्य, तारा। ये सभी वस्तुएं ऐसी है बच्चों जिनसे प्रकाश निकलता है, इसीलिए इन सभी वस्तुओं को हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। हमारा प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है। प्रकाश स्रोत हमारा दो प्रकार के होता है। पहला, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है? वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे टॉर्च और मरकरी, बल्ब। ये प्रकाश के ऐसे स्रोत हैं जिसे मनुष्य ने, मानव ने स्वयं बनाया है। जबकि बच्चों, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जिनका उत्पत्ति इस पृथ्वी पर बच्चों जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से हुआ है। मतलब उन प्रकाश स्रोतों को मानव ने नहीं बनाया है। जैसे हमारा सूर्य, तारा, जुगनू, ये सभी ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। जैसे हमारा सूरज जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से हमारा सूरज, तारा, जुगनू। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रदीप वस्तुएं। बच्चों, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा हो, जिससे प्रकाश उत्सर्जित बच्चा हो रहा है, आपको प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि। याद रखें बच्चों कि हमारा बल्ब प्रकाश स्रोत है, लेकिन जब वो जल रहा होता है तो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। दूसरा, अप्रदीप्त वस्तु। बच्चों, वैसी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है।
ऐसा नहीं है कि इन वस्तुओं को जलाएंगे तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। इन वस्तुओं को जलाएंगे तो प्रकाश उत्सर्जित जरूर होगा, लेकिन ऐसी वस्तुएं होती है ऐसा जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। जिससे किसी अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा दें तो भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। जैसे बल्ब, बिजली के पंखा, टेबल। हमारा टेबल हो गए, पंखा हो गया, कुर्सी हो गया इत्यादि। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। चलिए प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? लाल मेरे, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों तरफ फैला देता है। इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। ये हमारे पर देखिए कोई वस्तु है, बड़ा बना लिए। ऐसे हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म कण को, तो ये बड़ा है आप लोगों को केवल समझाने के लिए। तो प्रकाश जब इन कणों पर पड़ता है बच्चा, जैसे देखिए प्रकाश पड़ा, तो एक कण क्या करते हैं, हम जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो ये सभी ऊर्जा है। तो ये क्या करता है कि प्रकाश की जितने भी ऊर्जा हैं, इन सभी ऊर्जा को, ये सूक्ष्म कण, छोटा कण है लेकिन बड़ा अजूम करके दिखाया गया बच्चों। तो ये क्या करता है, ये पहले कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है, उसके बाद ये जो कण है सभी प्रकाश की किरणों को इस तरह से बच्चों फैला देता है। इस घटना को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। हम इसे ब्लू पेन से बता देते हैं बच्चों, दोनों मैच कर रहा है। चलिए, ये प्रकाश की सभी ऊर्जा आ रही है, इस वस्तु ने पहले इस ऊर्जा को अवशोषण किया, फिर उसके बाद कुछ ऊर्जा को इस तरह से वितरित कर देती है, फैला देती है बच्चों। इस फैलाने की इस घटना को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब हम लोग प्रकाश की किरण की बात कर लेते हैं। प्रकाश की किरण, हम लोगों ने देखा बच्चों कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में जिस पथ पे, जिस रास्ता पे चलता है ना, उस रास्ता, उस पथ को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई बल्ब है, अब इस बल्ब से प्रकाश निकल के यूं गया, तो बच्चों ये हमारा जो प्रकाश है जिस रास्ता पर जा रहा है, देखिए किस रास्ता पर, इस रास्ता पर जा रहा है, तो इस रास्ता को ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं, किरण पुंज। बच्चा मेरा, हमने देखा कि प्रकाश जिस रास्ता पे चलता है, उस रास्ता को, उस पथ को, ये जो पथ है ना, इस पथ को कहा जाता है प्रकाश की किरण। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से एक एक प्रकाश की किरण नहीं निकलता है, बल्कि अरबों खरबों अनंत प्रकाश की किरण निकलती है, जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यदि हम एक से ज्यादा प्रकाश की किरण ले लें, ये देखिए प्रकाश का किरण हो गया, प्रकाश की किरण हो गया, तो बच्चों प्रकाश के आप देख सकते हैं कि हमने 3-4 किरणें बना दी। तो इन किरणों को अब हम किरण ना के क्या क्या किरणों का समूह कहेंगे, और बच्चों किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि किसी भी बल्ब से हमारा एक प्रकाश तो थोड़ा ही निकलता है, जब भी निकलता है किरण पुंज निकलता है, अनंत किरणें निकलती हैं। उसके बाद बच्चों हमारा जो किरण पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला हमारे पास बच्चों अपसारी किरण पुंज, दूसरा बच्चा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समानांतर किरण पुंज। ठीक, अब इन तीनों किरणों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज क्या होता है। ठीक, पहला अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार की किरण पुंज में बच्चों प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलता है और आगे की तरफ फैलता चला जाता है। देखिए ये हमारे पास कोई बिंदु स्रोत है, जैसे बल्ब है, तो इससे प्रकाश की किरणें निकाल के बच्चों देखिए इस तरह से आगे फैलते जा रही है।
तो ए हमारा अपसारी किरण पुंज हुआ। अपसारी का मतलब होता है बच्चों, आपका मतलब होता है फैलना। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल के आगे फैलेगा। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज बच्चों जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेगी। देखिए प्रकाश की किरण इधर से आई, इधर से आई और इधर से आई, और इस तरह से प्रकाश की किरण आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रहा है। तो इसे बच्चों अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, इसकी क्या क्वालिटी होती है, विशेषता कि इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है, और इसकी क्वालिटी होता है कि एक बिंदु से निकल के आगे फैलता चला जाता है। समांतर किरण पुंज बच्चों इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो उसे कहा जाता है समांतर किरण पुंज। जैसे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें लगभग समानांतर होती है पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच का दूरी करीब बच्चों 15 करोड़ किलोमीटर है। इसलिए अनंत से आती प्रकाश की किरणों को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, और इसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेंगे पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा बच्चा पारभासी। तीन प्रकार की वस्तुओं पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। पारदर्शी बच्चों वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, जैसे कांच, हवा, पानी। ये सब ऐसी वस्तुएं हैं बच्चों जिनसे प्रकाश पार हो जाता है, पार, आर पार। कौन आर पार होगा बच्चा? हमारा प्रकाश, हमारा प्रकाश आर पार हो जाता है पारदर्शी पदार्थों से। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ बच्चों जो प्रकाश को आर पार नहीं होने देते हैं। ये ऐसे पदार्थ हुए जिनसे प्रकाश आर और पार नहीं होता है। ठीक, मतलब जो अपने से प्रकाश को जाने ही नहीं देते हैं। जैसे हमारा हो गया बच्चा मिट्टी, ईंट, पत्थर, किताब। ये सब ऐसी वस्तुएं हैं बच्चों जो अपने से प्रकाश को आर पार होने ही नहीं देते, जाने ही नहीं देते। इन वस्तुओं का पारदर्शी कहा जाता है। पारभासी कुछ ऐसी वस्तुएं होती है बच्चों जो प्रकाश को आंशिक रूप से जाने देते हैं। आंशिक मतलब आधा, इन सभी वस्तुओं से प्रकाश आधा पार होता है और आधा पार नहीं होता है। जैसे हमारा देख सकते हैं कुहासा का नाम सुने होंगे, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब बच्चों ऐसे वस्तुएं हैं जो अपने से प्रकाश को जाने तो देते हैं परंतु आंशिक रूप से, आधा जाने देते हैं परंतु आधा जाने नहीं देते। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ तो बच्चों पढ़ने में बोरिंग हो रहे हो? यदि मोबाइल मिल जाए फ्री फायर के लिए तो सब बोरिंग खत्म, है ना? यस। आप लोग क्या करते हो कि घंटों घंटों छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखते रहते हो, बहुत ही रुचि के साथ देखते हो। क्यों देखते हो? उसमें सुंदरी सुंदरी छवियां निकलती है इसीलिए तो देखते हो। परंतु जो आपको जिंदगी बना रहा है, जिस पढ़ाई से आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है, वही आज आपको बोरिंग लग रहा है। यदि मोबाइल फ्री फायर के लिए दे दिया जाए तो घंटों रात कुछ भी नहीं दिखा देगा, परंतु बच्चों 1-2 घंटा पढ़ने के लिए, है कि नहीं? समझ सकते हैं कि आप लोगों के दिल पर क्या बीत रहा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों प्रकाश के प्रवर्तन के। एक स्टेटमेंट है बच्चों कि ना हो संघर्ष ना हो तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। ना हो संघर्ष ना हो तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा बच्चों जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। चलिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है बच्चों? प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर
लौटने की जो घटना होती है, जो क्रिया होती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण आई और इस वस्तु से टकरा के बच्चों वो इस तरह से इस तरफ चली गई, तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या हुआ इसमें? प्रकाश की किरण आया, वस्तु से टकराया और इस तरह से वापस लौट गए, एक दिशा से आया दूसरी दिशा में चला गया, तो इसे कहा जाता है प्रकाश का प्रवर्तन। बच्चा मेरे, प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन दो प्रकार के, नियमित प्रवर्तन, अनियमित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन क्या होता है? ये बच्चों, प्रकाश का एक ऐसा प्रवर्तन है जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दिशा से आती है और टकराने के बाद सभी एक ही दिशा में चली जाती है। देखिए, प्रकाश की किरण इस दिशा से आ रही है, प्रकाश की किरण इस दिशा से आ रही है, प्रकाश की किरण इस दिशा से आ रही है, और बच्चों परावर्तन के बाद एक किरण इस दिशा में चली गई है, एक किरण भी इसी दिशा में गई है और एक किरण भी इसी दिशा में गई है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश की सभी किरणें एक दिशा से आई, वस्तु से टकराई और सभी एक दिशा में चली गई। तो इस प्रकार के प्रवर्तन को हम नियमित परावर्तन कहेंगे। अनियमित प्रवर्तन, इस प्रकार के प्रवर्तन में क्या होता है बच्चों? प्रकाश की सभी किरणें एक दिशा से तो आती है, परंतु परावर्तन के बाद यानी वस्तु से टकराने के बाद सभी एक दिशा में न जाकर अलग अलग दिशा में जाते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास कुछ ऐसा सतह वाली वस्तु है, तो प्रकाश की किरण इधर से आई और बच्चों एक प्रकाश की किरण इधर चली गई, एक और प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन से आया और इधर चला गया, और कोई प्रकाश की किरण बच्चा इधर से आया और इधर चला गया। आप देख सकते हैं कि प्रकाश की सभी किरणें अलग दिशा में गई, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में और कुछ इस दिशा में जा रही है। तो इस प्रकार के प्रवर्तन को हम अनियमित प्रवर्तन कहेंगे। इस प्रकार के प्रवर्तन में क्या होता है? इस प्रकार के प्रवर्तन में प्रकाश की सभी किरणें एक दिशा में न जाकर सभी दिशाओं में, कुछ और दिखा देते हैं, जैसे प्रकाश की किरणें इधर से आई बच्चा, यस, और वो उधर न जाके इस तरह से इधर चली गई, इधर चली गई। तो इस तरह के प्रकाश के प्रवर्तन को, कुछ किरणें इधर चली आई, तो इस तरह के प्रवर्तन को हम अनियमित प्रवर्तन कहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम बच्चों, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है तो कुछ नियम का पालन करते हुए लौटती है। तो जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है, उस मूलभूत नियम को ही हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। देखिए, हमारे पास एक कोई वस्तु है, ठीक, और इधर से प्रकाश की किरण आई, वस्तु से टकराई और इस डायरेक्शन में चली गई। तो बच्चों यहाँ पर कुछ नियम का पालन करते हुए इस डायरेक्शन में गई है। जिस भी नियम का पालन करते हुए एक प्रकाश की किरण इधर से आकर इस डायरेक्शन में गई टकरा के वस्तु से, उस मूलभूत नियम को हम प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कहेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन के बच्चों दो नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के आपको दो नियम होते हैं। इन दो नियमों को समझने के लिए आपको कुछ परिभाषाएं की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम बता रहे हैं। देखिए, पहला बच्चों है आपतित किरण। तो किसी वस्तु पर आने वाली किरण को, किसी वस्तु के सतह पर आने वाली जो किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक, और इसका ये बच्चों ये सतह है। जिस सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसे प्रवर्तक सतह कहते हैं, मतलब जिस सतह से प्रकाश के टकरा कर लौटती है। अब यहां से देखिए, प्रकाश की किरण आया, ठीक,
और बच्चों दर्पण आपतित किरण, तो ये जो किरण आ रही है ना, इस आने वाली किरण को बच्चों, ये प्रकाश की किरण आ रही है जो सतह पर पड़ रही है, इसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा हो गया बच्चा आपतित किरण। दूसरा हमारा परावर्तित किरण। बच्चों एक किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आ रही थी, तो हमने कहा कि भाई आने वाली किरण हमारा आपतित किरण हो गया। दर्पण से टकरा के बच्चों वापस जाने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। जब तक आ रही है, दर्पण से टकराई नहीं है, वस्तु से टकराई नहीं है, वो आपतित किरण। टकरा के जब वही किरण वापस लौट जाए ना, तो उस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। तीसरा आपतन बिंदु। बच्चों हमने देखा कि हमारा आ रही है किरण, आपतित किरण है। आपतित किरण सतह के, देखिए वस्तु के एक बिंदु पर टकराया है, इस बिंदु को ही बच्चों, जिस बिंदु पर हमारा आपतित किरण टकराया है सतह से, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए ये हमारा आपतित किरण है, देख सकते हैं कि ये पर आ रहा है, और ये वस्तु जो है, वस्तु के इस सतह के बिंदु P पर टकराया, मान लेते बिंदु P, तो बिंदु P हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? ये वह बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला होता है अभिलंब। आपतन बिंदु पर बच्चों यदि हम एक लंब डाल दें, ये देखिए, तो इस लंब को ही हम अभिलंब कहते हैं। ये हमारा हो गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है, देखिए ये जो है ना, नाम दे देते कुछ इसको Q, तब PQ जो है, मान लेते हैं कि वस्तु MN है, तो PQ जो है हमने MN पर लंब डाला है, ठीक, तो इस लंब को ही हम अभिलंब कहते हैं। चलिए अब बच्चों हमारे पास हो गया आपतन कोण होता है। देखिए ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण, ये अभिलंब, और ये हमारा आपतन बिंदु, ठीक। आपतन कोण, देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब, तो बच्चों आपतित किरण इंडिकेट करके दिखा रहे हैं बच्चा, आपतित किरण और अभिलंब, ये हमारा है अभिलंब। अभिलंब के बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो कोण का निर्माण हुआ है, इसी कोण को बच्चों हम आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से सूचित किया जाता है, ठीक। अगला परावर्तन कोण। और बच्चों ये हमारा परावर्तित किरण, दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण और ये हमारा है अभिलंब, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को बच्चा हम कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे आर से सूचित किया जाता है। देख सकते हैं परावर्तन कोण हमारा किसके किसके बीच में बना हुआ है। ए आपको देखिए यहाँ से ये बना हमारा परावर्तन कोण है, तो ए आपको, इसका नाम हो गया परावर्तित किरण और इसका नाम हो गया अभिलंब, यानी परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है। उसी तरह से आपतन कोण देख सकते हैं, ए वाला एंगल है कि नहीं, तो ए हमारा है अभिलंब और ये हमारा है आपतित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। जैसा कि हमने बताया बच्चों कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, तो उन दो नियमों को हम व्याख्या करने जा रहे हैं। सबसे पहला नियम, तो सबसे पहले अभी आप लोगों ने देखा मेरे श्रीमान कि हम लोग, ये हमारा आपतित किरण हुआ, आ रही है, और बच्चों जिस बिंदु पर हमारा आपतित किरण सतह से टकराया, इस बिंदु को हम लोगों ने अभी बोला आपतन बिंदु, और दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण को बच्चों हमने कहा परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर हमने एक लंब डाल दिया, इस लंब को बच्चों हम लोगों ने अभिलंब कहा, ये हमारा अभिलंब हो गया।
थोड़ा डीप कर देते हैं, आपतित किरण हो गया, ठीक। और ए हमारा हो गया परावर्तित किरण। हमने भी देखा जस्ट कि ये जो हमारा कोण है जो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना उसे आपतन कोण कहते हैं। और ये जो हमारा कोण है बच्चों, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ है, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। पहला नियम बच्चों कि आपका आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात में बच्चा कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है। सिर्फ आई लिख सकते हैं क्योंकि आई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। इसका मतलब अगर आपतन कोण बच्चों हमारे पास 30 डिग्री हो जाए तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। दूसरा नियम देखिएगा। दूसरा नियम समझाने से पहले बच्चों थोड़ा हम तल की परिभाषा बताना चाहेंगे। देखिए ये भी बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड अभी एक तल में, इसके सामने जितना भी इधर स्पेस है बच्चों, जगह है, वो सब इसके तल में है। अब बोर्ड को हम 2 टुकड़े में बांट रहे हैं, इसको मिटा दिया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम यहाँ पे लिख देते हैं, पहला नियम कि आई कोण आर के बराबर होता है। तो बच्चों अब इस बोर्ड को, ये जो आप देख रहे हैं, इस वस्तु के सतह को हमने बहुत आगे बढ़ा दिया बच्चों, ठीक, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे सतह ने वस्तु को 2 भाग में बांट दिया, यहां से ऊपर का भाग और यहां से नीचे का भाग। तो बच्चों अभी वस्तु हमारा 2 तल में बट गया, यहां से ऊपर वाला भाग एक तल में हो गया, नीचे वाला भाग दूसरा तल में हो गया, ठीक। तो दूसरा हमसे नियम क्या कहता है बच्चा? दूसरा नियम हमसे कहता है कि ये जो आपतित किरण है, फिगर में देखिए, ये हमारा आपतित किरण, और दूसरा कहता है ये परावर्तित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, तथा तीसरा जो है बच्चा, पहला तो हो गया हमारा आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, और तीसरा अभिलंब। तीनों, तीसरा हमारा हो गया, देख सकते हो, ए अभिलंब। पहला आपतित किरण बच्चा, दूसरा परावर्तित किरण यानी ये वाला किरण, और तीसरा मेरे लाल ए अभिलंब। ये तीनों के तीनों बच्चा एक ही तल में होते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तल है, तल का ऊपर वाला भाग में है। हमने क्या बताया कि ये जो हमारा सतह है, इस सतह ने पूरे बोर्ड के 2 तल में बांट दिया, एक ऊपर वाला तल, दूसरा नीचे वाला तल। आप देख सकते हो आपतित किरण भी ऊपर वाला तल में है, परावर्तित किरण भी आपको ऊपर वाला तल में है, और अभिलंब भी हमारा ऊपर वाला तल में है। तो इस तरह से देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जबकि पहला नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों, क्यों नींद आ रही बच्चों? सुनो इधर। हाँ, स्टेटमेंट है बच्चों कि तू अपनी जमीन, तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। तू अपनी जमीन, तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कब मिलती है बच्चों? अपने कदमों पर विश्वास तो पैदा कर। एक बार ताली यार। चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब बच्चों, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही बच्चों, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक,
चलिए स्लो मोशन में एक बार देख लेना कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वस्तु है, ए वाला बिंदु स्रोत मान लो। यहां से ये हमारे पास प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश की किरण निकला बच्चा, इस तरह से दर्पण से टकराया और इस तरह से गया। ठीक, एक और प्रकाश की किरण इससे निकला और इस तरह से गया और दर्पण से टकराने के बाद इसी के बाद गया। अब देख लो, प्रकाश की किरण निकला और यूं दर्पण से टकराया और इधर गया, प्रकाश की किरण आया और इस तरह से दर्पण से टकराया और उसी पथ पे लौट गया। तो देखिए, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, देखिए इसी बिंदु पर मिला ना, यही हमारा प्रकाश स्रोत है, सॉरी प्रतिबिंब है। प्रकाश की किरण निकला, दर्पण से टकराया, निकला, दर्पण से टकरा के वापस आया। टकराने के बाद कहाँ मिल रहा है, देखो निकल के आया, अभी जा रहा है, दर्पण से टकरा के इसी पर वापस आ गया, तो यहीं पर मिल रहा है। ये टकराने के बाद आया, तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब। और देख लो प्रतिबिंब, जैसे समतल दर्पण में बना के दिखाते हैं। देखो, ये हमारा कोई दर्पण है और यहाँ पर बच्चों कोई वस्तु या प्रकाश स्रोत रखा हुआ, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण लेना। ठीक, आगे चलकर हम लोग इस पर बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। तो इससे प्रकाश की एक किरण बच्चों हम इस तरह से लिए, तो प्रकाश का किरण इस प्रकार से आया और हम लोग जानते हैं कि दर्पण से टकराने के बाद इस तरह से इसका परावर्तन होगा, तो इस तरह से इधर चला गया। दूसरा प्रकाश की किरण बच्चों इस तरह से लंबवत लेते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आता है ना बच्चों लंबवत, तो जिस मार्ग पे आता है उसी मार्ग पे वापस जाता है। देखिए, प्रकाश की किरण आ रही और दर्पण से टकरा के जा रही है। इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण दर्पण से आया और टकरा के इधर गया, दूसरा प्रकाश की किरण दर्पण पे आया और टकरा के इधर गया। हम देख पा रहे हैं कि एक किरण मेरा इधर जा रहा है और दूसरा किरण इधर जा रहा है। तो ये तो बच्चों दर्पण से टकराने के बाद ये दोनों किरण कहीं मिल ही नहीं रहे। तो अभी इन किरणों के बच्चों हम पीछे की तरफ बढ़ाएं और इन किरणों को हम नीचे की तरफ बढ़ाएं, तो देखिए एक बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, चलिए, मतलब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलेगा, दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा, जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। या चाहे तो अभी बताए कि जिस बिंदु से मिलेगा, ये देखिए प्रकाश की किरण है, दर्पण है, प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराया, एक और प्रकाश की किरण आया बच्चा, यहाँ पे ना कर देंगे क्योंकि अभी ये आ रहा है और दर्पण से टकरा के इधर गया। तो देखिए दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराया और इस तरह से गया, प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराया और इस तरह से, तो टकराने के बाद दोनों देखिए जिस बिंदु पर मिला है यही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब बच्चों मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से क्या 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा 2 प्रकार के होता है। एक तो हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। और इस आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं बच्चा। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कोई वस्तु से प्रकाश निकलकर दर्पण से टकराया, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर दर्पण से टकराया और टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिला, वास्तविक प्रतिबिंब। देख लीजिए, ये हमारे पास कोई दर्पण है, प्रकाश की किरण बच्चों इधर से आया, दर्पण से टकराया और दर्पण से टकराने के बाद यूं इधर गया। परिवर्तन किस तरह से होता है अभी हम जस्ट कुछ देर बाद हम लोग जिक्र करेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। बस अभी मान लीजिए कि प्रकाश की किरण इधर से आया, दर्पण से टकरा के इधर गया। उसी तरह से एक प्रकाश की किरण बच्चों नीचे से आया, आप देख सकते हो, दर्पण से टकराने के बाद बच्चों वो इस डायरेक्शन में चला गया। तो दर्पण से टकराने के बाद देखिए किरण कहाँ मिल रही है, एक किरण आपको यहाँ पर मिला और दूसरा किरण भी आपको यहाँ मिला। तो जहां पर मिल रहा है ना, यही हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब।
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इस प्रकार की किरण पुंज में बच्चा प्रकाश की किरण मिलता हुआ प्रतीत होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा कोई है वस्तु, इससे दो किरण ले रहे हैं, जैसा कि हमने इसमें भी दो किरण लिया, देखिए यस एगो इधर है एगो इधर है। तो प्रकाश की किरण एक इस तरह से लिए बच्चों, एक प्रकाश की किरण आया दर्पण पे और दर्पण से टकराने के बाद इधर चला गया। दूसरा प्रकाश की किरण के बच्चों इस तरह से लंबवत लिए, तो इसकी विशेषता होती है ना कि ये प्रकाश की किरण इसी पर आता है और इसी पर वापस चल जाता है। हम जिक्र कर रहे हैं तो कुछ देर बाद इस पर बात करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा के इस तरह से यूं सीधे जा रही है और दूसरा प्रकाश की किरण बच्चों आप देख सकते हो कि इधर जा रहा है, तो ये तो कभी मिलेगा नहीं। तो इस किरण को यदि हम पीछे बढ़ाएं और इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो हम देख पा रहे हैं कि एक बिंदु पर हमारा प्रकाश की किरण कहीं 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 काट रहा है, तो इस बिंदु पर जिस पर काटता हुआ प्रतीत हो रहा है उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, चलिए अब दोनों के बारे में फैक्ट सुन लो, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में क्या रियलिटी है। देख लो, हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, ठीक, कहीं गलती हो जाए लिखने अपने में तो क्षमा चाहेंगे। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, तो बच्चा ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, इसकी विशेषता क्या है कि इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, मतलब पर्दे पर इस प्रकार के प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। इसकी विशेषता होता है बच्चों कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बच्चों, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, और ये बच्चों वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। जैसा वस्तु रहेगा वैसा, इसमें क्या होगा, मतलब इसमें जैसे वस्तु का सर अगर ऊपर रहा, ये देखिए हमारे पास एक बउआ है नन्हा सा मुन्ना सा, ठीक, चलिए इसका नाम कुछ रख देते हैं मधु, ठीक है, मजा आएगी। देखिए बहुत सुंदर खूबसूरत सी लड़की है मधु, ठीक है, क्यों दिल में हलचल होने लगा, देखो अब इसका नाम मधु है। तो बच्चों ये जो मधु है हाँ, और तो ये अगर इसका इस मधु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इसका जो आप ऊपर सर देख रहे हो ब्यूटी वाला, वो ब्यूटी वाला सर इसका नीचे कुछ ऐसा बनेगा, और इसका जो पैर देख रहे हो छोटा छोटा, और ये पैर ऊपर बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता, सर ऊपर पैर नीचे। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब अभी मान लेते हैं कि हमारे दरोगा बाबू है, दरोगा बाबू डंडा लिए हुए, डंडा, एक मिनट बच्चों, हाँ तो बच्चों हमारे जो दरोगा बाबू हैं, जब आभासी प्रतिबिंब इनका बनेगा तो एग्जैक्टली बच्चों प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यस, इस तरह से लाठी लिए रहेंगे सीधा, सर ऊपर, इसमें सर ऊपर और पैर नीचे मधु का, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, परंतु आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक। अब हम लोग बच्चों समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। समतल दर्पण बच्चों एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना और चमकीला हो, समतल दर्पण क्या कहलाता है। परावर्तक सतह जो होना चाहिए वो होना चाहिए चिकना चमकीला, और समतल दर्पण का जो चित्र होता है बच्चों हम लोग नॉर्मली इस तरह से बनाते हैं। ये कोई आपका कांच का टुकड़ा है, कांच के टुकड़े को
आप ऊपर से रंगना चाहें तो ऊपर से रंग सकते हैं, नीचे से रंगना चाहें तो नीचे से रंग सकते हैं। और इस रंगना को आज के बाद हम लोग रंगना नहीं बोलेंगे, रंजित बोलेंगे या तो कलई बोलेंगे कि हमने एक तरफ से रंग दिया, कलई कर दिया, रंजित कर दिया। ठीक, अगर हम इधर से रंजित करेंगे बच्चों तो प्रवर्तक सतह हमारा ए हो जाएगा, इस साइड। प्रवर्तक सतह से क्या मीनिंग है मेरा? प्रवर्तक सतह से मेरा मतलब है कि जिस सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता है। समतल दर्पण में आप जिधर से चेहरा देखते हो ना, हाँ देखो मेरे पास समतल दर्पण अवेलेबल है, तो ए प्रवर्तक सतह हुआ। हम लोग इसी में अपना चेहरा देख रहे हैं, देखो। और ये जो पीछे आप भाग देख रहे हो, एक मिनट, हाँ, तो ये जो पीछे भाग देख रहे हो बच्चों, इसी को हम रंजित कह रहे हैं। ठीक, और ये आपका समतल दर्पण हो गया, ये प्रवर्तक सतह। ठीक, तो इसमें हमारा बच्चों ये रंजित हो गया, कलई हो गया, और ये हमारा हो गया प्रवर्तक सतह। तो जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह, हाँ तो बच्चों जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह चिकना चमकीला हो, समतल दर्पण। समतल दर्पण में एक प्रकाश की किरण का बहुत अच्छा विशेषता होता है बच्चों। देख लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है, हम लोग बात कर रहे हैं समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण की विशेषता। जैसा कि हम कुछ देर पहले ही जिक्र कर रहे थे बच्चों इस टॉपिक का, देख लीजिए वही टॉपिक हमारा मिला। हाँ, समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, मतलब ये हमारे पास कोई समतल दर्पण है। अब बच्चों प्रकाश की किरण इस तरह से लंबवत आ रही, एकदम लंब पे आ रही, एकदम 90 डिग्री पे आ रही। तो जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों समतल दर्पण में यूं ऊपर से 90 डिग्री पर आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद बच्चों जिस मार्ग पे आती है, इस मार्ग पे आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पे देखिए वापस लौट जाती है। आपको इस मार्ग पे आई और पुनः उसी मार्ग पे वापस आ गई। यदि हमारा समतल दर्पण इधर होता, प्रकाश की किरण इधर से आता बच्चों, तो प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद बच्चों ये पुनः इसी मार्ग पे चला जाता। ठीक, उसी तरह से ये हमारा समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण नीचे से आ रही है। तो समतल दर्पण की बहुत अच्छी विशेषता है कि जो किरण लंबवत आएगा वो दर्पण से टकरा के पुनः इसी पर वापस आएगा। परंतु जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत नहीं आएगा, इधर से आया तो कोई बात नहीं, इधर से आएगा, प्रवर्तन के बाद इधर चला जाएगा। इसमें सेम प्रकाश की किरण इधर से आया, दर्पण से टकराने के बाद इधर जाएगा। लेकिन लंबवत आएगा उसके लिए कि भाई लंबवत आएगा तो जिस पर आ रहे हो उसी पर जाओ, ऐसा प्योरिटी है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। चलिए बच्चों, समतल दर्पण में अब हम लोग बात कर लेते हैं समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता। हम लोग जो दर्पण अपने घर में यूज करते हैं बच्चों चेहरा को देखने के लिए, एक मिनट, वही हमारा समतल दर्पण होता है। ये हमारा समतल दर्पण है। तो इसमें जब आप देखते हैं सुबह में बाल झाड़ते हैं तो आप ही जैसे वो व्यक्ति नजर आता है, वही आपका प्रतिबिंब है। उसकी क्या विशेषता है तो हम उसी की बात कर रहे हैं। आप दर्पण लेकर बैठो, ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला विशेषता बच्चों कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, मतलब आप दर्पण में आगे देख रहे हो, ठीक, तो प्रतिबिंब आपका पीछे बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब बच्चों सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। मतलब वस्तु का सर ऊपर है और अब बीच में दर्पण लगा दो समतल दर्पण, तो समतल दर्पण वस्तु का सर ऊपर ही दिखेगा। ठीक, चलिए, तो हमने देखा पहला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देख लीजिए यहाँ पर वस्तु दर्पण के आगे, ये हमारा दर्पण वस्तु दर्पण के आगे और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा बच्चा, प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब बच्चों आभासी बनता है। इसका क्या मीनिंग हुआ
चूंकि आभासी बनता है बच्चों, इसलिए हम इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। चौथा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार। कहने का मतलब यह है बच्चों इसका कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। इसका मीनिंग ये है कि वस्तु जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु हमारा मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर बड़ा है, वस्तु खिलौना है, ठीक है। हाँ, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब लंबाई में बच्चों 6 सेंटीमीटर ही बनेगा। यही इसका मीनिंग था कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। आप मार्कर देख लीजिए, अगर 15 सेंटीमीटर के तो समतल दर्पण में ले जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर के ही बनेगा। ठीक, आगे बच्चा प्रतिबिंब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रतिबिंब पसारक रूप से उल्टा होता है। बच्चा प्रतिबिंब पसारक रूप से उल्टा होता है। इसका कहने का मतलब है कि नॉर्मली आप देखोगे कि समतल दर्पण में आप जैसा देख रहे हो अपना खुद को तो लगेगा कि सब कुछ तो सेम ही है, कुछ उल्टा तो दिखाई नहीं देता। परंतु आप ध्यान से देखोगे, जब आप दर्पण में दायां हाथ उठाओगे तो आपका दर्पण आपको बायां हाथ उठा के देगा। जब आप दर्पण में बच्चों बायां हाथ उठाओगे तो ऐसा लगेगा कि दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब है वो बायां हाथ उठा रहा है। ठीक, इसका मतलब समतल दर्पण में सब चीजें उल्टा होती है। वस्तु का दायां वाला भाग बायां होता है और बायां वाला भाग दायां होता है। बच्चों इसे हम पसार परिवर्तन कहते हैं। तो पसार रूप से उल्टा होता है, मतलब समतल का नहीं, तो देख सकते हो पसार रूप से उल्टा। समतल दर्पण में आप आर को ऐसे लिखकर देखो, समतल दर्पण है तो आप देखोगे कि आर इसमें ऐसे लिखा गया है। यही है हमारा पसार परिवर्तन कि समतल दर्पण में वास्तव में प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन हम लोगों को दिखा देता है कि सीधा है। पसार रूप से उल्टा होता है। कहने का मतलब है कि पसार रूप से, मतलब दायां भाग बायां होता है, बायां भाग दायां, ऐसा नहीं कि उल्टा होता है सर ऊपर पैर नीचे। चलिए तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, पर्दे पर उतार नहीं सकते, सीधा बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब पसार रूप से उल्टा होता है। और छठा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। मतलब प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी, या कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। कहने का मेरा मतलब है बच्चों कि हमारा कोई वस्तु है, दर्पण से यदि 4 मीटर आगे वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से 4 मीटर पीछे बनेगा। समझे? मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी समतल दर्पण में क्या संबंध होता है? बराबर होता है। अगर आप वस्तु को 6 मीटर आगे रखोगे दर्पण से तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से 6 मीटर पीछे बनेगा। मतलब जितना मीटर आगे रहेगा आपका वस्तु, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। चलिए पसार परिवर्तन, इसे पसार परावर्तन भी कहा जाता है। इसे होता है पसार परिवर्तन। ठीक है बच्चा, पसार परिवर्तन। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो दायां भाग होता है वो बायां होता है, दिखाई देता है, और बायां भाग जो होता है वो दायां भाग होता है, दायां दिखाई देता है। इसे ही हम पसार परिवर्तन कहते हैं। ठीक, चलिए बच्चों एक स्टेटमेंट है कि बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। बच्चों मैं जो कहूंगा बस वो करना, फिर जो तुम चाहोगे वो तुम्हारा होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बात गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, चलिए बच्चों गोलीय दर्पण मतलब गोल वाला दर्पण, बिल्कुल वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, या वैसा दर्पण जो बिल्कुल गोल। कहानी का तो फिनिश। चलिए तो गोलीय दर्पण समझे बच्चों, हमारे पास एक कोई कांच का टुकड़ा है और एक खोखला होना चाहिए, क्योंकि गोलीय दर्पण जो होता है ना खोखला गोले का भाग होता है।
ठीक, अभी हमारे पास गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जो खोखले गोले का, खोखला गोला क्या भाग गए, गोलीय दर्पण। हाँ बच्चों, अब हमारे पास प्रायोरिटी है कि गोलीय दर्पण है, तो आप चाहो तो इसको बाहर से रंजित कर सकते हो, या चाहो तो हमारे पास गोलीय दर्पण दिया रहे तो आप चाहो तो अंदर से रंजित कर सकते हो, कलई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर बाहर से रंजित करोगे तो एक अलग प्रकार के दर्पण का निर्माण हो जाएगा, और अंदर से रंजित करोगे तो दूसरे प्रकार के दर्पण का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों, जब हम गोलीय दर्पण को, खोखले गोले को, हमें कोई कांच का टुकड़ा दे दिया है खोखला गोला, चूंकि गोलीय दर्पण गोल होता है, उसके प्रवर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है जो कि एक कांच का टुकड़ा होता है। तो हमारे पास कोई खोखला गोलीय कांच का टुकड़ा दे दिया जाए, और यदि हम उस कांच के टुकड़े को बच्चों बाहर से रंजित करेंगे ना, तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा। जबकि कांच के टुकड़े को हम यदि भीतरी सतह को, उसके अंदर के पार्ट को रंजित करेंगे बच्चों, तो उत्तल दर्पण का निर्माण होगा। जब बाहर से आप रंगोगे बच्चों कांच के टुकड़े को, परावर्तक सतह अंदर हो जाएगा। देख लो यहाँ फिगर, ये हमारे पास खोखला कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है। कैसा कांच का टुकड़ा है, खोखला है। ठीक, इसको बच्चों आप दो सतह है, ये जो देख रहे हो बाहर से, बाहरी सतह है, और अंदर वाला जो पार्ट है उसको भीतरी सतह कहते हैं। तो हम बाहर वाला सतह को रंग दिए, तो बाहर वाला सतह को रंग दोगे ना, तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बना। दूसरा, इसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरफ हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास बच्चों एक कांच का टुकड़ा है, इसके अगर हम भीतरी सतह को रंग देंगे, देखिए हमारा भीतरी सतह, अंदर वाला सतह है, अंदर वाला सतह को जब हम रंग दिए बच्चों, तो उत्तल दर्पण का निर्माण हो गया सबसे पहले। और दूसरा, इसका प्रवर्तक सतह बाहर हो गया। तो आप इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हो कि अवतल दर्पण की प्रवर्तक सतह अंदर होती है, भीतर की तरफ होती है, धंसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण की प्रवर्तक सतह बाहर की तरफ होती है। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। चलिए बच्चों, तो हमने देखा कि कांच के टुकड़े को अगर हम बाहर से रंगेंगे तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा, और भीतरी सतह को रंगेंगे तो उत्तल दर्पण। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ये ऐसा दर्पण हुआ बच्चों जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ होगा, यानी धंसा हुआ होगा। तो जिस दर्पण के परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण। देख लीजिए, ये हमारे पास दर्पण है, बाहर से हम पेंट कर दिए बच्चा, ये हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि परावर्तक सतह आप देख सकते हो अंदर की तरफ है। ये सब ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। ठीक, चलिए, चूंकि अवतल दर्पण बच्चों गोलीय दर्पण है, लेकिन आज के बाद हम लोग अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, होता तो ऐसे गोलीय दर्पण है पूर्ण रूप से गोल, लेकिन हम लोग दिखाएंगे अपूर्ण, आधा दिखाएंगे, उसके आधे पार्ट को दिखाएंगे। इस बात को हमेशा के लिए रिमेंबर कर लो, आप आज कर लो। ठीक, जैसे हमारा गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है कि जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर हो, तो बाहर से पेंट कर दो, तो प्रवर्तक सतह चेहरा देखने वाला अंदर हो गया। ठीक, चलिए, तो प्रवर्तक सतह धंसा होना चाहिए। उत्तल दर्पण बच्चों, उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह जो होना चाहिए बच्चों, प्रवर्तक सतह आपको उठा हुआ होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। यह देख लीजिए हमारा उत्तल दर्पण है, क्योंकि हम अंदर से पेंट किए। जैसे ही अंदर से हम पेंट किए बच्चों, हमारा ये देख रहे हैं ना, ये प्रवर्तक सतह है, ये बाहर की तरफ हो गया, तो प्रवर्तक सतह उठा हुआ। आप इसे गोल भी बना सकते हो कि भाई उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है, तो आप अंदर से पेंट कर दो, रंजित कर दो। ये देखिए, लेकिन आज के बाद हम उत्तल दर्पण को बच्चों ऐसे दिखाएंगे, लेकिन आप लोग मानिएगा कि दर्शन ये ऐसा नहीं है, ये बल्कि पूर्णतः गोल है। इसी तरह से हमारा अवतल दर्पण भी पूर्ण रूप से गोल होगा, लेकिन आधा दिखाएंगे। चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पद है ध्रुव, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। हमारे पास ये बच्चों गोलीय दर्पण है, और इस गोलीय दर्पण का नाम हम अवतल दर्पण बना दिए हैं, क्योंकि बाहर से पेंट किए हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ओके। और इसको अंदर से पेंट किए हैं, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ओके, यस। तो बच्चों हमने क्या बोला कि अवतल दर्पण को हम किस तरह से बताएंगे, या आधा दिखाएंगे, यस। समझ रहे हैं जॉनसन जी, यस। ये हमारा उत्तल दर्पण बच्चा,
हाँ, अब एक हम ऐसा दर्पण बना रहे हैं जिसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों रिमिक्स रहेगा। कहाँ बना दे, यही बना देते हैं। यस, यही बना देते हैं। चलिए, ये हमारा इसमें दोनों दर्पण मिला हुआ बच्चों, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अब पेंट करो इसको बच्चों, हम बाहर से पेंट कर दिए, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और इसको बच्चों यहां से हम अंदर से पेंट कर दिए, तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। तो पहला ध्रुव क्या है, तो बच्चों गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, बीच बीच में जिसे हम मध्य बिंदु कहेंगे, बीच का बिंदु जो होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। सभी में ध्रुव को देखिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का ध्रुव ये हो गया अवतल दर्पण। ये टोटल गोला का मध्य बिंदु, गोला का मध्य बिंदु ये हो गया ध्रुव। ये उत्तल दर्पण है बच्चों, तो उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु का ध्रुव, ध्रुव। ये हमारा अवतल दर्पण है, आधा दिखाया गया है, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं आधा ही दिखाएंगे। तो इसका जो बीच में ये हमारा दर्पण है ना, तो दर्पण के मध्य बिंदु कहीं बीच का बिंदु को ध्रुव कहेंगे और इसे पी से सूचित किया जाता है। इसी तरह से ये हमारा उत्तल दर्पण है और इसके कहीं बीच में कोई बिंदु होगा उसे हम ध्रुव कहेंगे। यस, इसी तरह से यहां से देखिए, ये हमारा गोलीय दर्पण है जिसमें यहां से ए वाला पार्ट आपको अवतल दर्पण और ए वाला आपको पार्ट उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के यहाँ देखिए, इसका भी एक मध्य बिंदु होगा, ध्रुव कहलाएगा, इसका भी मध्य बिंदु होगा बच्चा, ध्रुव कहलाएगा। आगे बढ़े, दूसरा है बच्चा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सी। हमने देखा कि गोलीय दर्पण तो गोल होता है, तो बच्चों गोलीय दर्पण गोल होगा तो गोलीय दर्पण का एक केंद्र होगा, क्योंकि वो गोल है। और हमें पता है जैसे गोल में होते हैं, हमारे पास गोला हो गया, हमारे पास वृत्त हो गए, तो वृत्त गोला ये जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं इस प्रकार की, उसका एक केंद्र होता है। तो बच्चों गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा ना, उसी के केंद्र को हम वक्र केंद्र कहेंगे। अब देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, तो ई गोला का भाग है, तो इस गोला का भाग को, मतलब जितना बड़ा गोला बनाया जाए उसके भाग को, उसके केंद्र को हम कहें वक्र केंद्र, और इसको सी से सूचित करते हैं। इसी तरह से हमारा अवतल दर्पण है, तो है तो बच्चा वास्तव में गोल, लेकिन हम तो दिखा रहे हैं लंबगोल आधा, है ना। तो इधर कहीं गोला होगा, इसका केंद्र होगा, तो इस गोले के केंद्र को हम वक्र केंद्र कहेंगे। इसी तरह से इस गोले के केंद्र को हम वक्र केंद्र कहेंगे, इस गोले के केंद्र को वक्र केंद्र कहेंगे। उत्तल दर्पण भी एक गोल होता है, तो ये जो गोला रहेगा इसके गोला के केंद्र को हम वक्र केंद्र कहेंगे। देखिए, उत्तल दर्पण के गोला बड़ा है, तो इसके गोला के केंद्र को वक्र केंद्र, इस गोला के केंद्र को वक्र केंद्र, इस गोला के केंद्र को वक्र केंद्र, वक्र केंद्र जिस गोले का भाग होगा गोलीय दर्पण, उसके केंद्र को वक्र केंद्र। यस, अगला है बच्चा हमारा पास वक्रता त्रिज्या। अब आप लोग जानते हैं कि चाहे वृत्त हो या गोला हो, ये ज्यामितीय आकृति ऐसी होती है जिसका एक सेंटर होता है, उसे हम केंद्र कहते हैं, और सेंटर से बच्चों परिधि को मिला देते हैं तो त्रिज्या होता है। एग्जैक्टली वही कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। अब हमारे पास ये अवतल दर्पण का गोला है, तो ये केंद्र है, और ये जो घेरा देख रहे हो बच्चा, ये जो घेरा है ना, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। यहाँ से ये टोटल परिधि, परिधि इसको परिधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा केंद्र, केंद्र से कहीं भी परिधि पर मिला दोगे तो ये हो गया त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होगा तो उस गोले के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते थे, इस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार से ये हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का ये गोला है, तो इस गोला का केंद्र को हम वक्रता केंद्र, और इस गोले को कहीं भी मिला दीजिए, यहाँ मिला दोगे क्योंकि ये परिधि है, परिधि को ही मिलाना। ये हमारा केंद्र और परिधि त्रिज्या, केंद्र परिधि त्रिज्या। पर ये भी देखिए, ध्रुव जो है परिधि पर का एक बिंदु है, केंद्र परिधि, हमारा ए भी त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या। यस बच्चों, चलिए इधर ये हमारा केंद्र हो गया और ये हमारा परिधि हो गया, तो केंद्र और परिधि के बीच का जो है त्रिज्या हो गया। गोलीय दर्पण, इस गोले का देखिए उत्तल दर्पण का गोला है, तो इसके केंद्र को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या।
यस, इसी तरह से ये भी हमारा उत्तल दर्पण है। तो इसके गोले के केंद्र को हम वक्ता केंद्र और केंद्र से कहीं भी परिधि पे मिला देंगे, वक्ता त्रिज्या वक्ता त्रिज्या वक्ता त्रिज्या वक्ता त्रिज्या। बात समझ में? इसी तरह से इस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र और कहीं भी इसके परिधि में मिला देंगे, वक्ता त्रिज्या बच्चा, वक्ता त्रिज्या वक्ता त्रिज्या वक्ता त्रिज्या, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। यस, चलिए अब एक और होता है बच्चों, वो होता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको मिटा दें, सभी को धीरे धीरे मिटा देंगे, जहां जिसकी जरूरत होगा मिटाने को मिटा देंगे। तो हमने देखा कि ये केंद्र हो गया, ये वक्ता त्रिज्या हो गया और ये बच्चा हमारा ध्रुव हो गया। तो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये ध्रुव देख रहे हो, ये केंद्र देख रहे हो, तो इसको मिलाने वाली सरल रेखा को है बच्चा, इस रेखा को, ये जो हमारा रेखा है, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। बात समझिए? चलिए इसी तरह से देखिए, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु है, ये उत्तल दर्पण का कहीं इधर केंद्र होगा क्योंकि ये गोल होता। तो केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा को बच्चों, इस रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे। ठीक, उसी तरह से इस फिगर में अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा हो गया केंद्र, केंद्र और ध्रुव, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा देख रहे हो, हमारा हो गया मुख्य अक्ष प्रधान। केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, ये सब रेखा आप देख सकते हो कि केंद्र है ध्रुव को मिला रही है। तो केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। मिटा दें सभी को। चलिए, तो हम लोगों ने देखा बच्चों अभी तक कि हमारे पास अवतल दर्पण का कुछ और एक उत्तल दर्पण का कुछ। देखिए, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, होता गोल है लेकिन दिखाएंगे थोड़ा आधा कटोरा। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी अवतल दर्पण का ध्रुव, अवतल दर्पण का केंद्र और केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष। इसी तरह से उत्तल दर्पण में हम लोग समझ गए कि भाई हमारे पास उत्तल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव होगा और ये गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र, केंद्र और इसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष। इतना तक हम लोग जारी कर लिए अपना लेक्चर, है कि नहीं? चलिए अब बच्चों अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, और यहां पर हम बात कर लेंगे बच्चों उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखिए बच्चों, हमने अभी आपको क्या बताया कि हमारा केंद्र है, ये हमारा ध्रुव है, तो केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इस सारा रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो बच्चों गोलीय अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण, अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण में अक्ष के समांतर आने वाली किरण, इस किरण को थोड़ा हम ब्लू रंग से बना रहे हैं। देखो आपको, ये हमारा अक्ष है कि नहीं, और एक कोई प्रकाश की किरण अक्ष के समांतर आ रही है, ये हमारा अक्ष, इसी के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण बच्चों दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से आया, इस तरह से आया, दर्पण पे टकराया और टकराने के बाद इस तरह से मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर जाता है। आप देख सकते हो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गए हैं बच्चों, इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस ना, उसके अक्ष पर एक बिंदु होता है। कैसा बिंदु होता है? तो जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए और दर्पण से टकरा के जिस बिंदु से जाए, एक ही बिंदु है ये, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य अक्ष की किरण समांतर आ रहा है, दर्पण से यहाँ टकराया, कहाँ से जाएगा? एक ही बिंदु से जाएगा, फोकस से, और जिस बिंदु से जाएगा उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। बात क्लियर? और मुख्य फोकस को हम लोग बारीकी एफ से सूचित करेंगे। इसका मतलब अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या हुआ? ये हमारा हो गया ध्रुव बच्चा, ये हमारा हो गया यहाँ पे केंद्र। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराया, ये मुख्य अक्ष के समांतर आया, यस 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 आ रहा है, और दर्पण से टकराया यहाँ पे, टकराने के बाद अक्ष के जिस बिंदु से चला जाए, ये देखिए इस बिंदु से जा रहा है, तो जिस बिंदु से गया ना उस बिंदु को, इस बिंदु को ही हम कहेंगे मुख्य फोकस।
और ऐसा एक ही बिंदु है, ऐसा नहीं कि कोई मुख के समांतर ऐसे किरण आया ऐसे गया ऐसे, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बिंदु है ये, कहीं भी आप यहीं से जाओ, प्योरिटी है इसका, विशेषता है, कहीं से आप फोकस से जाओ। चलिए उत्तल दर्पण के मुख फोकस, हमने देखा कि मुख के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकरा के जिस बिंदु से जाएगा, उत्तल दर्पण का मुख फोकस। बच्चों सॉरी, अवतल दर्पण का मुख फोकस, एक्सट्रीमली सॉरी। अब तुम लोग कमेंट करोगे कि अच्छा आपने गलती कराया, हम यही कमेंट करेंगे, करो, चलो ठीक है। अब बच्चों हम मुख के समांतर यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आया उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख के समांतर आता है ना, तो इसका परावर्तक सतह देखिए, मेरे पास दर्पण था, यस देखिए, हाँ बच्चे हम आपको दर्पण दिखाते हैं, यस। अब देखिए दर्पण, देखिए लाइट आ रहा है आपके मोबाइल पे, देखो आप लोग, तो हम प्रवर्तक सतह के देखिए कभी इधर कर रहे हैं, कभी प्रवर्तक सतह को आप इधर कर रहे हैं, क्या आप लोगों को दिख रहा है? यस, हाँ। अब देखिए प्रवर्तक सतह को हमने ऐसे किया, अब प्रवर्तक सतह को ऐसे कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो हम कह रहे थे कि इसमें उत्तल दर्पण में, हाँ तो देखिए बच्चों, इस दर्पण की प्रवर्तक सतह देखिए कैसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, तो प्रकाश की किरण आएगा यहाँ पे पड़ेगा और एग्जैक्टली ऊपर चला जाएगा। यदि इस तरह से रखा हुआ बच्चों, तो प्रकाश की किरण आता और इस तरह से प्रवर्तित हो जाता है कि नहीं, तो प्रकाश की किरण आएगा और दर्पण से प्रवर्तन के बाद इस तरह से। तो बताइए ये जो हमारा मुख है उसके किसी बिंदु पर काटा, और क्या कभी जीवन के समय के अंत काल तक कभी काटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण तो ऊपर जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों यदि हम दर्पण के पीछे की तरफ मिलाएं तो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, और इस बिंदु को बच्चों उत्तल दर्पण का हम मुख फोकस कहते हैं। अर्थात जो अवतल दर्पण में वास्तव में हो रहा था वो उत्तल दर्पण में आता हुआ प्रतीत होगा। इस तरह से एक और किरण देख लीजिए, नीचे ले रहे हैं, ये मुख के समांतर आ रही किरण, ये हमारा मुख है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है, दर्पण से टकराने के बाद ये नीचे चली जाएगी बच्चों। क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि आप देख सकते हो दर्पण ऐसे रखा हुआ, तो प्रकाश के प्रवर्तन के बाद ये देखिए एक किरण कभी तो दर्पण को काटेगा नहीं एक्स को, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ जा रही है। तो यदि बच्चों हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो एक बिंदु पर जाता हुआ प्रतीत होगा, और उसी बिंदु को हम कहेंगे उत्तल दर्पण का मुख फोकस, जिसे हम एफ से सूचित करेंगे। यस, चलिए, और ऐसा एक ही बिंदु है, कोई भी प्रकाश की किरण मुखज के समांतर आया दर्पण से टकराया, एक ही बिंदु फोकस से जाएगा, मुखज के समांतर आया दर्पण से टकराएगा, फोकस से जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। चलिए अवतल दर्पण बच्चों, और ये हमारा उत्तल दर्पण, हमने अभी तक डिस्कस किया कि ये अवतल दर्पण का ध्रुव, केंद्र, और केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख से प्रधान अक्ष, और इसके बिंदु एगो आ गया बीचों बच्चों, एफ आ गया। ठीक, चलिए उसके बाद हमने उत्तल दर्पण में सेम चीज देखा कि हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का हम लोगों का ध्रुव हो गया, ये उत्तल दर्पण का फोकस हो गया, और ये उत्तल दर्पण का केंद्र हो गया। ठीक, चलिए अब इन सभी बिंदुओं को हम बड़ा दिखाने के लिए बच्चा ऐसा गोल गोल घेरा लगा देंगे ताकि आप लोगों को बड़ा दिखे। ठीक ना? हाँ, ये हमारा ध्रुव है जिसे पी से सूचित करते हैं, ये हमारा फोकस है, पी से ध्रुव और एफ से बच्चा फोकस। तो ध्रुव और मुख फोकस के बीच का जो दूरी है ना, आप देख सकते हो, ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस, तो इन दोनों के बीच का ये जो दूरी है बच्चों, इस दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, और इसे हम छोटकी एफ से सूचित करते हैं। उसी तरह से ये हमारा हो गया ध्रुव और ये हमारा हो गया मुख फोकस। तो ध्रुव और मुख फोकस के बीच का दूरी जो होता है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसे एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं गोलीय दर्पण में किरण आरेख का बनावट। हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देख लो, अगर आपको बच्चों गोलीय दर्पण में यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है ना, तो 4 किरण लेंगे, और 4 किरण में से जो कोई भी 2 किरण ले लेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से 4 किरण है, जिसमें कोई भी 2 किरण ले लेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा बच्चा
ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस, और ये हमारा केंद्र, और ये हमारा अक्ष हो गया। ठीक है, तो पहला किरण लेंगे बच्चों मुख अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर किरण। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद बच्चों फोकस से जाती है। ये हमारा ध्रुव, मुख, फोकस, केंद्र। ठीक है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आएगा तो दर्पण से टकरा के फोकस से जाएगा। मुख अक्ष के समांतर आया, नीचे से भी दिखा देते, मुख अक्ष के समांतर आया, दर्पण से टकरा के कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। उत्तल दर्पण बच्चों, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव, फोकस, केंद्र। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आएगा, ये हमारा देखो, ये हमारा मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पे आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद बच्चों इस तरह से चला जाएगा। लेकिन अगर पीछे पढ़ाएं बच्चों इस किरण को तो एक बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा और वही बिंदु हमारा मुख फोकस है। यानी उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जो मुख अक्ष के समांतर आएगा दर्पण से जाएगा, टकरा के मुख फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा किरण बच्चों इसका उल्टा, ये मुख अक्ष के समांतर आ रही थी, दर्पण से टकरा के कहां से गई? फोकस पर। तो दूसरा कैसे होगा इसका उल्टा? फोकस पर आपतित किरण। मतलब ये जो किरण है बच्चों वो दर्पण के फोकस पर आएगा। तो देखिए मुख अक्ष के समांतर आया था तो कहां से गया था? फोकस से गया था। तो उल्टा बताइए क्या होगा? बताओ बताओ। हाँ सही बता रहे तुम लोग। ठीक, चलिए बिल्कुल सही है। तुम लोग यही कह रहे हो ना कि फोकस पे आएगा सर। अब देख सकते हो कि फोकस पर आया तो मुख अक्ष के समांतर जाएगा। बिल्कुल सही बच्चा, हम सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए तो मुख अक्ष के इस बार देखिए प्रकाश की किरण हमारा आ रहा है, कहाँ आ रहा है? फोकस पर ही तो आ रहा है। फोकस से होते हुए दर्पण पर आया, दर्पण से टकराने के बाद बच्चों मुख अक्ष के समांतर गए। एग्जैक्ट उल्टा। इसमें देखिए एक किरण मीट आपको दिखाते हैं, ए को दिखाते हैं, ए को दिखा रहे हैं। ये देखिए मुख अक्ष के समांतर आया, फिर दर्पण से टकरा के फोकस से गया। इसमें देखो फोकस पर आया, दर्पण से टकरा के मुख अक्ष के समांतर गया। या तो आप इसी को इधर से उलट के देख लो, फोकस पर आया, ये देखो फोकस पे आ रहा है, दर्पण से टकराया और मुख अक्ष के समांतर निकल गया। इसको उलट के भी बोल सकते हो कि सर मुख अक्ष के समांतर आया, नीचे से देख लो, दर्पण से टकराया और यस फोकस से गया। चॉइस तुम्हारा है बच्चों। उत्तल दर्पण में ये हमारा ध्रुव, फोकस, केंद्र। इस पर प्रकाश की किरण बच्चों या फोकस पर आ रही है तो मुख अक्ष के फोकस पर आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद बच्चों इस तरह से मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगी। सॉरी, ये हमारा हमसे गलती हो गया है, कमेंट मत कर देना, अगर करना है तो जरूर करना। ठीक है, चलिए तो मुख अक्ष के समांतर सॉरी फोकस पर आ रही है बच्चों, फोकस पर आई, दर्पण से टकराने के बाद इस तरह से मुख अक्ष के समांतर चल जाएगी। ठीक, चलिए तो दो किरण ले लिए, पहले मुख अक्ष के समांतर, दूसरा फोकस से। समांतर रहेगा फोकस से जाएगा, फोकस रहेगा समांतर जाएगा। चलिए दो किरण आओ। चलिए तीसरा किरण बच्चा बाध्यता केंद्र पर आपतित किरण। मतलब तीसरी किरण जो होगी वो बाध्यता केंद्र पर आएगी, है ना। चलिए तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव, मुख, फोकस, केंद्र। और केंद्र के बाद बच्चों आज के बाद हम लोग अनंत बोलेंगे। ठीक है, तो इस पर प्रकाश की किरण कहां पर आ रही है? केंद्र पर आ रही है। ये हमारा देखिए केंद्र पे आ रही है। तो केंद्र की विशेषता बच्चों की जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के केंद्र पर आता है ना तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद केंद्र पर चल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्र से जो किरणें आती है ना वो लंब का काम कर जाती है। तो आपको समतल दर्पण में क्या बताया कि जो प्रकाश की किरण लंबा आता है दर्पण से वो पुनः उसी पाथ में वापस जाता है। आप देख लीजिए ये लंब पर आया और पुनः लंब पर ही वापस चला गया। तो तीसरा किरण होगा कि वक्ता केंद्र पर आएगा, वक्ता केंद्र पे कहीं से भी भाई आप इधर से लेना चाहते हो कि सर ये वक्ता केंद्र पर आ रही है, कोई बात नहीं, प्रकाश की किरण आई, देख सकते हो कि हम वक्ता केंद्र पर आई। यस, तो दर्पण से टकरा के बच्चों दर्पण से टकराने के बाद पुनः वक्ता केंद्र पर वापस लौट जाएगी।
चलिए उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में बच्चों चीजें सब के सब प्रतीत होती है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है, सब प्रतीत होता है। ये ध्रुव हमारा, फोकस, केंद्र। अब देखिए प्रकाश की किरण केंद्र पे आ रही है, अब दर्पण से टकराएगी बच्चों, देखिए दर्पण यहीं मिल गया, तो दर्पण से टकरा गई यहीं पे, तो पुनः उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। लेकिन यदि हम पीछे बढ़ाएं बच्चों तो एक बिंदु केंद्र से जाता हुआ प्रतीत होगा, तो उत्तल दर्पण में सभी चीजें जाता हुआ प्रतीत होता है। चलिए चौथा किरण बच्चों हम बात कर लेते हैं ध्रुव पर। आपतित किरण, देखिए हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण क्या अक्ष हुआ? ध्रुव, फोकस, केंद्र और इसके बाद अनंत। तो इस पर प्रकाश की किरण बच्चा केंद्र ध्रुव पर आ रही है, देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, ध्रुव पर आ रही है, और ध्रुव से बच्चों आयु कोण पर आएगी। यहां पर देखना ध्यान से, ये केंद्र और ये हमारा ध्रुव और केंद्र, तो ये जो हमारा हो गया यहाँ अभिलाम का काम कर गया, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलाम, और इधर से इस तरह से चला जाता है परावर्तित किरण। तो बच्चों आपतित किरण अभिलाम के बीच बने कौन? आपतन कोण। अभिलाम और प्रवर्तित किरण के बीच बने कौन? आपतन कोण ही हो गया, प्रवर्तन कोण। तो इस तरह से प्रकाश की किरण ध्रुव पर आयु कोण के साथ आती है, और प्रकाश के प्रवर्तन को नियम को पालन करते हुए आर कोण के साथ वापस चल जाती है। यूं आया और यूं गया यहां से, ठीक, आय कोण के साथ आएगी, आर कोण के साथ जाएगी। चलिए उत्तल दर्पण में बच्चों, उत्तल दर्पण में भी सेम है, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस और ये हमारा केंद्र। तो उत्तल दर्पण में बच्चों प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र पर आएगी, यस देखिए प्रकाश की किरण यूं आ रही है और आयु कोण के साथ आ रही है। यहाँ पर लाम का कौन कौन कर रहा है बच्चों? यहाँ लाम का काम हमारा अक्ष कर रहा है। उसके बाद बच्चों यहाँ से आर कोण के साथ परिवर्तन हो जाता है प्रकाश के नियम को, आपतित किरण और इस तरह से प्रवर्तित किरण के साथ वापस आ गया, आयु कोण के साथ आया यहाँ पे और आर कोण के साथ यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से इन चार किरण में से आप कोई भी किरण दो को ले लेना बच्चा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उससे पहले क्या स्टेटमेंट सुन लीजिए कि बच्चों बादलों और तूफानों से टकराना है तुम्हें, अपनी परिस्थितियों और हालातों से लड़ना है तुम्हें। बादलों और तूफानों से टकराना है तुम्हें, अपने परिस्थितियों और हालातों से लड़ना है तुम्हें। अपने हाथों के तो लकीरों को मत देखो बच्चों, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। ठीक बच्चों, चलिए गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे पास गोलीय दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाएगा और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन जाएगा। बच्चा इसे हम ध्रुव कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं, इसे केंद्र कहते हैं और इसे अनंत कहते हैं। चलिए तो बच्चों गोलीय दर्पण में यानी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब 7 जगह रखा जाता है। पहला तो देख सकते हो आप ध्रुव पर रखोगे, दूसरा हमारा एफ यानी फोकस पर रखा जाएगा, तीसरा वस्तु को हम केंद्र पर रखेंगे, चौथा अनंत पर रखेंगे। क्लियर हो गया? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, इसके लिए वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे एक जगह, दूसरा फोकस पर रखेंगे, तीसरा केंद्र पे, चौथा अनंत पे। ठीक बच्चों, चलिए उसके बाद बच्चों पी और एफ के बीच में, पी एंड एफ के बीच में, दूसरा बच्चा सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में, तीसरा बच्चा सी और अनंत के बीच में। अब इस तरह से देख सकते हो कि आपको 7 जगह वस्तु को रखना, 4 जगह जो आपको जहां दिख रहा है देख सकते हो काले रंग से बता रहे हैं, ध्रुव पर, फोकस पे, केंद्र पे, अनंत पे। पी और एफ के बीच में 5, सी और एफ के बीच में 6 और सी और अनंत के बीच में। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा जो बता रहे, 7 जगह वस्तु को रखना है। पहला ध्रुव पर, तो बच्चा ध्रुव पर रखोगे ना तो ध्रुव पर ही बनेगा। दूसरा बच्चा केंद्र पर रखोगे तो केंद्र पर बनेगा। 2 बच्चे समझ गए? वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, केंद्र पर रखोगे वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र पर बनेगा। अब उल्टा बच्चा बच गया कौन कौन, पहले 4 जगह पर रख रहे,
ध्रुव पर रखेंगे ध्रुव पर, केंद्र पर रखेंगे केंद्र पर। अब बच्चों फोकस पर रखोगे ना तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखोगे तो फोकस पर। उल्टा देख लो, हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। फोकस पर रखना है तो अनंत पे, यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ। अब इस पर वस्तु को हम रख रहे हैं अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? फोकस पर। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर। ठीक, चलिए आगे। अब वस्तु को बच्चों पी और एफ के बीच में, जब आप पी और एफ के बीच में रखोगे ना तो दर्पण के पीछे बनेगा। पी और एफ के बीच में दर्पण के पीछे, और यहीं पर बच्चों मात्र यहीं पर एक को आपको आभासी प्रतिबिंब बनता है, और एक ध्रुव पर, बस दो ही जगह, ध्रुव पर और पी और एफ के बीच में रखोगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों अब सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में वस्तु को रखोगे ना तो आपका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनेगा, और सी और अनंत के बीच में रखोगे तो आपका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। उल्टा सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और अनंत के बीच में बनेगा, सी और अनंत के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में। उल्टा तो सी और एफ के बीच में रखेंगे बच्चों तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच में। सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? सी एंड एफ के बीच में। चलिए इसको नोट कीजिए, तो स्क्रीनशॉट कीजिए, तो जल्दी कर लीजिए। चलिए मिटा दे। चलिए देखिए बच्चों, हमने देखा कि 7 जगह रखकर वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, है कि नहीं? चलिए तो हम क्या कर रहे हैं आप सभी को, पहले तो ध्रुव पर रखेंगे, दूसरा भाई फोकस पर रहेंगे, तीसरा केंद्र पर, और चौथा बचा अनंत पर। और अनंत के बाद सर, अनंत के बाद अनंत होता है, ठीक है? तो 4, और पी और एफ के बीच में 5, एंड सी और एफ के बीच में 6, 7 हो गया, ठीक है? चलिए अब हम कोई 3 जगह रख के ना बना देते हैं, बाकी 3 जगह आप रख के बना लेना, ठीक है ना? चलिए तो हम रख देते हैं पी और एफ के बीच में पहले। तो अभी बताए कि पी और एफ के बीच में रखेंगे बच्चों प्रतिबिंब, बताए ना कि दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे ही बनेगा, तो जानकारी है तो बन जाएगा। अब कुछ देर पहले का लेक्चर आता है, कुछ पहले हम क्या बोल रहे थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किरण लेंगे? 4 किरण। 4 किरण में से क्या किरण? 2 किरण। तो बच्चों 4 किरण जो बताए ना, 4 किरण में से कोई भी 2 किरण ले लो। चलो हम पहला लिख लिए मुख खच के समांतर। अब इससे मुख खच के किरण समांतर आएगा तो बच्चों दर्पण से टकरा के कहां से जाएगा? फोकस से। देख लो ये किरण फोकस से जा रही है दर्पण से टकराने के बाद। चलो दूसरा ले लेते हैं बच्चों, हम कहां पे ले ले, कहां पे रख रहे हैं? पी और एफ के बीच। हाँ मेरे बच्चों आई कोण पर, आई कोण पर देखिए आया, आई कोण पर आया, यहां से प्रकाश की किरण यूं आ रही है। अब दर्पण से टकराने के बाद बच्चों ये आर कोण के साथ इस तरह से चले गई। अब आप देख सकते हो एक किरण आपको इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है, क्या कभी एक दूसरे को काटेगी? नहीं, इसके बीच तो दूरी हमेशा लगातार बढ़ रही है। तो बच्चों इस किरण को यदि हम पीछे बढ़ा दें और इस किरण को भी पीछे बढ़ाएं, इसको भी पीछे बढ़ाएं बच्चों, पीछे बढ़ाएं, तो हम देख रहे हैं कि एक जगह पर काट रहा है। तो जिस जगह पे काटा ना बच्चा, यही हमारा प्रतिबिंब हो गया। और एक चीज आप बच्चों, याक्स के अगर ऊपर बनेगा प्रतिबिंब तो हमेशा आभासी उसको कहेंगे, और अब आक्स के नीचे बनेगा बच्चों तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। आक्स के ऊपर बनेगा आभासी, नीचे बनेगा वास्तविक। तो बताओ किधर बना? आक्स के ऊपर बना ना तो आभासी बना, और एक चीज और, आक्स के ऊपर बनेगा तो सीधा भी बनेगा, और जो आभासी होगा वो हमेशा सीधा ही होगा। तो हमने क्या देखा, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता, आभासी बनता। वस्तु के पीछे देखो बड़ा छोटा, अब देख सकते हो वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब का सच बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा बनता है। ठीक, चलिए और हम दूसरा दिखा देते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम अभी हमने रखा बच्चों किसके किसके बीच में? पी और एफ के बीच में। ये हमारा पी, ये हमारा एफ, ये हमारा सी, और ये हमारा मान अनंत। बच्चों पी एफ सी अनंत, है ना? अभी आपको हमने पी और एफ के बीच में रख के दिखाया, अब हम आपको सी और एफ के बीच में रख के दिखाते हैं। चलिए वस्तु को देखिए किसके किसके बीच में रखे, सी और अनंत के बीच में, देख सकते हो आप। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? तो सी और अनंत के बीच में बनेगा। बनाओ, बनाने के लिए 4 किरण, 4 किरण में से कोई भी 2 किरण देख लो, वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके। चलिए एक मुखच के समांतर, दर्पण से टकराने के बाद यह बच्चा फोकस से गया, यस फोकस से गया। दूसरा बच्चा आई कोण के साथ आया, यह देखो आई कोण के साथ आया, यहाँ से प्रकाश की किरण, और आर कोण के साथ गया, यह देखो। अब जहां पे काटा है यह देखो कट गया, ये प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और इस तरह से, और इधर से प्रकाश की किरण
आप देख सकते हो कि यहाँ से यस 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 ये आ रही है, तो यहाँ पर कट गया, तो ये जो कटा ना यही हमारा हो गया प्रतिबिंब। आप देख सकते हो अक्ष के कहाँ बना, अक्ष के नीचे बना, तो नीचे बनेगा इसका मतलब वास्तविक। दूसरा नीचे बनेगा उल्टा, वस्तु से बड़ा कि छोटा, फिर से नाप लो। वस्तु को मान लेते हैं कि बच्चा ए बी और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो देख सकते हो कि वस्तु के साथ से बड़ा बना है, वास्तविक बना, किसके किसके बीच बना, सी और अनंत के बीच। तो दो जगह रख के हम बना दिए, एक जगह और बना देते, उसके बाद बाकी शेष तुम बना लेना। चलिए देखिए बच्चों, अब हम वस्तु को सी और अनंत के बीच में रख के बना देते हैं। ये हमारा एक्सिस, ध्रुव, फोकस, केंद्र, अनंत, फोकस, केंद्र, अनंत। बच्चा हम वस्तु कई बार सी और अनंत के बीच में रख रहे हैं, तो आप सब तो जानते ही हैं कि जब वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, जैसा कि कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे। तो बस इससे किरण ले लो, के किरण लेंगे सर, कोई भी दो किरण, के किरण में से चार किरण में से कोई भी चार किरण में से दो किरण लेना। तो एक ले लिया मुखज के समांतर, मुखज के समांतर लिए कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। देख लो फोकस से जा रहा है, ये देखो इधर आया या बच्चा फोकस से गए। ठीक, चलिए दूसरा किरण बच्चों हम इस बार वक्ता केंद्र से ले रहे हैं। ये देखिए वक्ता केंद्र से किरण आएगा, ये देखो वक्ता केंद्र पर ही आ रहा है, ये वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण निकला वक्ता केंद्र पर। आपको पता है कि वक्ता केंद्र पर जो प्रकाश की किरण आता है दर्पण से टकराया, यहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद उसी के पास वापस लौट गया, इसी पर वापस। अब देखो कहाँ काटा, एक प्रकाश की किरण यूं आया और यूं गया, ये गया, तो दोनों यहाँ पे काट रहा है, यस, दूसरा यस, यहीं पे कट गया है ना। तो यही हो गया हमारा प्रतिबिंब। अब देख लो प्रतिबिंब यहाँ बना, आप देख सकते हो प्रतिबिंब अक्ष के ऊपर बना कि नीचे, तो नीचे बना, तो बच्चा वास्तविक, और कैसा उल्टा। और एक चीज हाँ, आभासी केवल एक ही जगह बनेगा, पी और एफ के बीच में साथ में ध्रुव पर, बाकी सब जगह बच्चों वास्तविक। क्लियर। चलिए तो हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु से छोटा ही बार बना, यह देखिए बना कि नहीं। तो वस्तु से छोटा सी और अनंत के बीच में रखे तो सी और एफ के बीच में बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना। ठीक, चलिए अवतल दर्पण का उपयोग बच्चा, अवतल दर्पण का उपयोग, पहला अवतल दर्पण का उपयोग बच्चों दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है, हजामती दर्पण का रूप। तो पहला दाढ़ी बनाने में। दूसरा अवतल दर्पण का उपयोग बच्चों सौर भट्ठी में किया जाता है, समझे। अवतल दर्पण का उपयोग पहला दाढ़ी बनाने में, यानी हजामती दर्पण भी आप कह सकते हो कि हजामती दर्पण के रूप में, और दूसरा सर सौर भट्ठी में। तीसरा बच्चों रोगियों को जांचने के लिए, रोगियों के कान, नाक, कान, गला इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चा। तो इस तरह से अवतल दर्पण के दाढ़ी बनाने में, सौर भट्ठी में, रोगियों के नाक, कान, गले आदि। बच्चों टॉर्च में, चौथा टॉर्च वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में। ठीक है, तो इस तरह से अवतल दर्पण का उपयोग पहला दाढ़ी बनाने में, हजामती दर्पण में, सौर भट्ठी में, रोगियों का नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए, टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में। वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में क्यों किया जाता है बच्चों, और टॉर्च में क्योंकि हमें पता है कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों फोकस पर आता है, तो फोकस पर आता है ना, ये देखिए फोकस है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुखज के समांतर जाता है। इससे क्या होता है कि आपको बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इससे एक्सीडेंट होने के बच जाता है, और ऐसा नहीं होता तो एक्सीडेंट हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण में बच्चा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। बच्चों उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी क्यों न रखो, हमेशा आभासी प्रतिबिंबता, हमेशा। देखिए दो को रख के बता देते हैं। चलिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का बच्चा ध्रुव, ये उत्तल दर्पण का फोकस, ये उत्तल दर्पण का केंद्र, और इधर अनंत है। अब
आप उत्तल दर्पण में कहीं भी आप वस्तु रखो, इसका हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए हम वस्तु को बच्चों ये ध्रुव है और इधर अनंत है, तो बच्चों ध्रुव और अनंत के बीच में रख रहे हैं, इधर अनंत। चलिए तो ध्रुव और अनंत के बीच में यहां पर देखिए रख रहे हैं वस्तु को। ठीक बच्चों, इससे दो किरण ले रहे हैं, एक तो मुखद के समांतर, तो बच्चा हम लोग जानते हैं कि मुखद के समांतर लेंगे, दर्पण से टकराएगा और ये इधर चला जाएगा। देखिए चला गया ऊपर की तरफ। ठीक, लेकिन बच्चों ऐसा लगेगा कि कहां से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। अब दूसरा बच्चों हम केंद्र पे किरण ले रहे हैं, इसी से, इससे किरण हम देखिए हमारा केंद्र है तो केंद्र को टारगेट कर रहे हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण बच्चों केंद्र पर आप जाता है, देखिए तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर वापस आ जाता है। देखिए केंद्र पर गया और पुनः इसी से टकरा के वापस आ गया। लेकिन अगर पीछे बढ़ाए बच्चों तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस बिंदु से जा रहे हैं। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे कट गया ना, तो इसमें सब कुछ बच्चों प्रतीत होता है। ये हमारा प्रतिबिंब अब अक्ष के ऊपर बना है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं क्यों ना ले लो। वस्तु कहाँ लेना होता है, इसमें ध्रुव पर लेते हैं, एक अनंत और ध्रुव के बीच में लेते हैं, और एक बच्चा अनंत पर, तो बता देते हैं कहाँ कहाँ बनेगा। अनंत पर लोगे तो फोकस पर बनेगा, ध्रुव पर वस्तु को रखोगे ध्रुव पर बनेगा, और बच्चों अनंत और ध्रुव के बीच में रखोगे तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। नोट कर लें इसे, उत्तल दर्पण में अनंत पर रखोगे तो फोकस पर बनेगा, ध्रुव पर रखोगे ध्रुव पर बनेगा, अनंत और पी के बीच में रखोगे पी और फोकस के बीच में बनेगा, हमेशा ऑलवेज। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण में हम एक और प्रतिबिंब बना देते हैं वस्तु को। ये हमारा उत्तल दर्पण है बच्चा, और ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हुआ, फोकस हुआ, केंद्र हुआ। ठीक है, अब बच्चों इस बार हम वस्तु को ना अनंत पे ले रहे हैं। ये देखो अनंत पे हमारा वस्तु है, चलिए तो इससे किरण लो, तो पहला तो किरण ले लिया बच्चा मुखद के समांतर, मुखद के समांतर आएगा जैसा कि आप देख रहे हो, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाएगा, इस तरह से इधर चला जाएगा, प्रकाश की किरण इधर है। लेकिन अगर पीछे आएंगे बच्चों तो ऐसा लगेगा कि मुख फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरा किरण बच्चों हम केंद्र पे ले लेते हैं, ये हमारा केंद्र को टारगेट कर रहा है। ये देखिए ये हमारा केंद्र है, तो प्रकाश की किरण बच्चा केंद्र पे आ रहा है तो दर्पण से टकराएगा, तो हमें पता है कि जो किरण प्रकाश की किरण केंद्र पे आता है दर्पण से टकराने के बाद केंद्र से वापस, तो केंद्र पर गया और दर्पण से टकराया और केंद्र पर वापस हो गया। क्लियर, तो इसे पीछे अगर बढ़ाएंगे बच्चों तो ऐसा लगेगा कि एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये देखो एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत। अब देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देख लीजिए हमारा प्रतिबिंब बच्चा फोकस पर ही बन रहा है। ठीक, चलिए तो वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब देखो अक्ष के ऊपर बना है तो कैसा बना, सीधा बना, साथ में अक्ष के ऊपर है तो कैसा रहेगा, आभासी। जो आभासी होगा ना बच्चों वो हमेशा सीधा होगा, ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि आभासी हमेशा सीधा। कितना, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु बहुत बड़ा है बहुत छोटा, तो बच्चा अनंत पर रखेंगे तो बहुत छोटा बनेगा। और सबसे बड़ी बात, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनेगा, कहीं पे रख लो छोटा, और अनंत पर रखोगे तो बहुत छोटा। यहाँ भी रखोगे तो भी छोटा बनेगा, यहाँ भी रखोगे तो भी छोटा बनेगा, कहीं रखो छोटा बनेगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग हमने अवतल दर्पण का उपयोग देखा कि दाढ़ी बनाने में, सौर घाटी में, रोगियों को नाक कान गले आदि के जांच के लिए, है कि नहीं, हेडलाइट सर्च लाइट में आगे जो रहता है ना गाड़ी के हेडलाइट मिरर वगैरह वो सब। अब बच्चों उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण के उपयोग बच्चों साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर, साइड मिरर का क्या मतलब है बच्चों, ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है ड्राइवर के सामने लग रहता है। अब बस चढ़ो 4 व्हीलर या चाहे तो 8 व्हीलर, आप देखोगे कि बस के कंडक्टर के जो ड्राइवर है उसके सामने एगो मिरर आता है दर्पण, वही हमारा उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है, अभी हम लोग पढ़े कि उत्तल दर्पण में
किसी वस्तु का हमेशा सीधा, आभासी और बच्चों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए आप उत्तल दर्पण का उपयोग 60 मिनट में करते हो गाड़ी के पीछे देखने के रूप में। इसे पार्श्व दर्पण भी कहा जाता है। पार्श्व दर्पण मतलब पीछे देखने वाला दर्पण। अब प्रश्न उठता है कि सर अवतल दर्पण का उपयोग हम पीछे देखने के रूप में क्यों नहीं करते हैं, पार्श्व दर्पण के रूप में? इसमें भी तो सीधा बनता है, पी और एफ के बीच में रहता है। तो बिल्कुल बच्चों सही हो, बड़ा भी बनता है, सीधा भी बनता है। लेकिन सोचो केवल पी और एफ के बीच में वस्तु रहेगा तब ना, ध्रुव पर रहे, फोकस पर रहे, अनंत पर रहे तब। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बहुत छोटा बनेगा और लगेगा कि गाड़ी तो उलट गई है। उसी तरह से फोकस पर रहेगा तो अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा और ऐसा लगेगा ड्राइवर को कि पीछे वाला गाड़ी तो उलट गया है। वो देखेगा तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। समझे? इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, 60 मिनट करते हैं। बच्चों आवर्धन देख लीजिए। आवर्धन बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं बच्चों। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की इसे अनुपात पढ़ा जाता भागा को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को बच्चों एम से सूचित करते हैं। मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है और वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं h बच्चों, तो आवर्धन का सूत्र हमारा हो गया h डैश बटा h। h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, h वस्तु की ऊंचाई के रेशियो को आवर्धन कहते हैं। एक और फॉर्मूला होता है बच्चा, माइनस v बटा यू, जहां माइनस v क्या है? v है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा आवर्धन कि भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। इसका एक और सूत्र m बराबर h डैश बटा h, पहला कि भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई अनुपात। दूसरा माइनस v बटा u, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा वस्तु की दूरी। माइनस क्या बताता है? माइनस एक ही चीज आवर्धन में आपसे कोई पूछे कि आवर्धन का माइनस चिन्ह क्या बताता है, तो आवर्धन का माइनस चिन्ह बताता है बच्चों कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन का माइनस चिन्ह प्रतिबिंब के बारे में जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। और आवर्धन के पहला चिन्ह क्या बताता है बच्चों? वो बताता है कि प्रतिबिंब हमारा सीधा है और आभासी है। ठीक है, तो ऋणात्मक बताएगा वास्तविक उल्टा, धनात्मक बताएगा सीधा आभासी। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। चलिए बच्चों देखिए दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र को बच्चों हम दर्पण सूत्र कहते हैं, जहां हमारे पास f फोकस दूरी होता है और v हमारे पास बच्चा प्रतिबिंब की दूरी होता है और u जो होता है वो होता है वस्तु की दूरी। समझिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को दर्पण सूत्र कहते हैं, जहां f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। इसी तरह बच्चों हमने देखा कि हमारे पास दर्पण है, तो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, फोकस कहलाता है और केंद्र कहलाता है। तो बच्चों ध्रुव से फोकस की दूरी को हम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं और ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को बच्चों वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। और इसमें भी एक सूत्र होता है F बराबर r/2, मतलब बच्चों वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के आधा होती है, जहां हमारा r हो गया वक्रता त्रिज्या और F हो गया हमारा बच्चा फोकस दूरी। इसका मतलब बच्चों फोकस दूरी जो होता है ना त्रिज्या के आधा होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी f होगा, इसी तरह से फोकस और केंद्र के बीच की दूरी भी f हुआ और टोटल ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को हम r कहते हैं। तो r बराबर आप देख सकते हैं कि f प्लस f, यानी r बराबर हमारे पास कितना हो गया 2f। इसका मतलब त्रिज्या फोकस का दुगना और यहाँ से फोकस निकालोगे तो r/2 यानी त्रिज्या का आधा। तो दर्पण का फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, जबकि बच्चा त्रिज्या फोकस का दुगना होता है 2f यानी दुगना f यानी फोकस का दुगना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए चिन्ह परिपाटी। देखिए बच्चों लास्ट टॉपिक आपको बच गया चिन्ह परिपाटी। हम लोगों ने देखा बच्चों
कि गोलीय दर्पण में यानी अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु को अलग अलग जगह पर रखने से उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बना, कभी फोकस पर, कभी केंद्र पर, कभी वक्ता केंद्र पे, कभी फोकस पर, कभी पी और एफ के बीच में, कभी सी और एफ के बीच, कभी वास्तविक बन रहा है तो कभी आभासी बन रहा है। तो इस तरह से अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति जानना चाहें तो उसके लिए दूरी का एक परिपाटी दिया गया है जिसे चीन परिपाटी। इस पर ए परिपाटी हमें ये बताता है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु कहाँ रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यस बच्चों, चलिए सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ए परिपाटी हमें देता है चीन परिपाटी। तो देख लीजिए चीन परिपाटी की पहला विशेषता बच्चों, सबसे पहले ये जो हमारा एक्स अक्ष हो गया इसको हम लोग बाई एक्स कहते हैं बच्चों। तो ये हो गया एक्स डैश एक्स एंड ये बाई एंड बाई डैश। बच्चों इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये एक्स इधर पॉजिटिव होता है प्लस वाला और डैश मतलब माइनस। इसी तरह से बाई ऊपर प्लस होता है और नीचे बाई माइनस होता है बच्चों। तो चीन परिपाटी की पहली विशेषता कि हम लोग मुख्य अक्ष को ना एक्स डैश एक्स कहेंगे, यानी एक्स डैश एक्स को बच्चों इस अक्ष को या हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे, एक्स अक्ष को मुख्य अक्ष कहेंगे या मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष। एक्स अक्ष आज के बाद हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा या मुख्य अक्ष को हम एक्स अक्ष कहेंगे। दूसरा बच्चों सभी दूरी ना ध्रुव से नापेंगे और ध्रुव को अब हम लोग मूल्य बिंदु कहेंगे। सभी दूरी ध्रुव से मापेंगे, ध्रुव हो गया मूल बिंदु। तीसरा चीन परिपाटी के अनुसार अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होगा, पॉजिटिव। चौथा तीसरा अक्ष के नीचे की दूरी बच्चों निगेटिव होगा। चीन परिपाटी के अनुसार अक्ष, ये हमारा अक्ष है, इसके सब ऊपर की दूरी प्लस लेंगे, नीचे दूरी माइनस लेंगे। अब दर्पण में देख सकते हो, एक और समझा देते हैं। चलिए हमारा जो ध्रुव है बच्चों, ठीक है, तो बनाना ही पड़ेगा, देख लो बना देते हैं। इस परिपाटी को हम लोग यहीं से लिख देते हैं। देखो ये हमारे पास बच्चों अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण की हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण में हमारा ध्रुव होता है, फोकस होता है, केंद्र होता है, अनंत होता है कि नहीं। और ये हमारा चिन्ह परिपाटी बचा, ये एक्स डैश, बाई एंड बाई डैश, और ये हमारा हो गया मूल बिंदु। तो बच्चा ये जो हमारा चिन्ह परिपाटी है ना, इसको उठा के, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को उठा के बच्चों हम जाके रख देंगे कहाँ पे, ध्रुव पे। तो देखिए इसको उठा के यहाँ रख देंगे बच्चों, तो ऐसा कुछ नजारा हो जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश और ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये हमारा हो जाएगा बाई और ये हमारा हो जाएगा बाई डैश। अब देखिए हमारा जो एक्स अक्ष था वो एक्स डैश बन गया ना। दूसरा सब बिंदु, इसको मूल बिंदु कह रहे थे, तो सब दूरी अब कहाँ से मापेंगे, मूल बिंदु से। यानी मूल बिंदु किसको कह रहे हैं, ध्रुव से। तो गोलीय दर्पण में सब दूरी ध्रुव से नापना है। चाहे तो वस्तु की दूरी नापो, फोकस दूरी लो या वक्ता केंद्र। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता केंद्र कहते हैं। सब दूरी अब ध्रुव से नापना है। अक्ष के ऊपर ये हमारा जो मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की दूरी सब पॉजिटिव लेंगे। जैसे वस्तु की ऊंचाई ऊपर बनेगा तो प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो वस्तु ऊपर ही रखेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से अक्ष के नीचे की दूरी बच्चों सबके सब नेगेटिव लेंगे। चौथा बच्चों आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक, मतलब जिस दिशा, मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण इधर से आया तो बच्चा इसका भी इधर वाला दूरी धनात्मक हो जाएगा इस, और इसके विपरीत जिधर से प्रकाश की किरण आ रहा है बच्चों, एक मिनट सॉरी, जिधर से प्रकाश की किरण आ रहा है बच्चों उधर हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक, चलिए या तो बच्चों आप ऐसे कर सकते हो, ये हमारा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से इधर बायां भाग हो गया, इधर दायां भाग। तो बच्चों दाएं के भाग को, मूल बिंदु से दायां वाला पक्ष, दायां भाग कुल पॉजिटिव होगा और मूल बिंदु से बायां भाग बच्चों सबके सब नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए एक बार और चिन्ह परिपाटी को बच्चों हम ऐसे ही चलिए देखो बच्चों चिन्ह परिपाटी के अनुसार ना, ये हमारे पास देखो दर्पण है, तो जो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का फोकस है, दर्पण का केंद्र है और अनंत है कि नहीं। अब देखो ये हमारे पास बच्चों, ये हमारा एक्स डैश एक्स है, ये बाई एंड बाई डैश है, ये हमारा मूल बिंदु। ऊपर वाला कुल पॉजिटिव बचा, नीचे नेगेटिव, दाएं सब पॉजिटिव बचा, बाएं सब नेगेटिव है।
अब इसी परिपाटी को हम यहाँ से उठा के लाते हैं, देख लो हमारा काला वाला बाई अक्ष हो गया, ब्लू वाला एक्स अक्ष, और दोनों जहां पर काट रहा है मूल बिंदु, या बच्चा मूल बिंदु को उठा के लाए और इसको उठा के बच्चों यहाँ पे रख दिए। अब देख लो हमारा जो काला वाला पेन है वो ऐसा हो गया बाई बाई डैश, ये हो गया हमारा बाई एंड बाई डैश। और ब्लू वाला देख रहे थे कि ऐसा था, तो ये हो गया हमारा एक्स डैश एंड एक्स। अब देख लो ये हमारा यहाँ से मूल बिंदु ध्रुव हो गया। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक्स एक्स डैश को मुख्य अक्ष कहेंगे, ऊपर की दूरी बच्चा देख सकते हो पॉजिटिव होगा, नीचे की दूरी सब पॉजिटिव लेंगे, मूल बिंदु से दाएं की दूरी सब के सब पॉजिटिव लेंगे, और मूल बिंदु से बाएं की दूरी बच्चों सब के सब नेगेटिव लेंगे। सभी दूरियां ये ध्रुव से मापा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों अवतल दर्पण में देखा जाए तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस देखो मूल बिंदु के ही साइड में है, तो नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव, तो अवतल दर्पण में बच्चा फोकस हो गया नेगेटिव। इसी तरह से ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को तो हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्ता त्रिज्या देख लो, ये ध्रुव और केंद्र इसके बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या मतलब पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। तो सर मूल बिंदु के आप इस साइड में है, बाएं साइड में, तो वक्ता त्रिज्या भी अवतल दर्पण के नेगेटिव हो गए। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक और अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या भी ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से ये दोनों बाएं साइड में है, इसलिए। अब उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी देख लीजिए। चलिए ये हमारे पास बच्चा उत्तल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव, हमारा फोकस, ये हमारा केंद्र, ठीक है बच्चा। ये देखिए हमारा चिन्ह परिपाटी है, ये हमारा फिर से काला वाला बाई अक्ष, ब्लू वाला एक्स अक्ष, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। इसको बच्चों यहाँ पे काट रहा है मूल बिंदु, उसको उठा के ला दिए। जैसे ये मूल बिंदु आप यहाँ रख दिए ना, सब कुछ आ गया, जो वहां पर है वो यहाँ पर होगा। ये हमारा हो गया सबसे पहले बाई अक्ष, और ये जो हमारा मूल बिंदु है वो अब हमारा ध्रुव हो गया, ध्रुव भी हमारा मूल बिंदु हो गया। ऊपर बच्चों बाई बाई डैश, यानी ऊपर की दूरी सब पॉजिटिव होगा और अक्ष के नीचे की दूरी सब के सब नेगेटिव होगा बच्चों। इधर सब के सब पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि हमारा एक अक्ष हो गया। देखिए तो इधर मूल बिंदु से इधर दायां वाला दूरी सब पॉजिटिव, अब बायां वाला दूरी सब बच्चा नेगेटिव। अब देखिए ये हमारा ध्रुव और मुख्य फोकस, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ये वाला दूरी, ये वाला ध्रुव और मुख्य फोकस। तो अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात किया जाए बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए तो प्लस होगा कि माइनस। आप देख सकते हैं ध्रुव के किस दिशा में, ध्रुव से आपको दाएं दिशा में, तो प्लस हो गया, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होगा। ध्रुव और बच्चों ये हमारा ध्रुव है और ये हमारा केंद्र है, तो ध्रुव और केंद्र का ये जो बीच का दूरी है ना, ये केंद्र और ये ध्रुव, इसके बीच की दूरी को बच्चों हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। आप बताओ उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या प्लस होगा कि माइनस? अब ध्रुव से दाएं साइड में बच्चा तो प्लस होगा। बस यही चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी कुछ नहीं, ऊपर की दूरी प्लस मानते हैं, नीचे की दूरी माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, कहानी खत्म, सब दूरी ध्रुव से नापते हैं। यस, तो बच्चों इस तरह से आपको वन वीडियो का वन शॉट खत्म होता है। वीडियो को अच्छी तरह से देख लें बच्चों, वीडियो को पॉज करें, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को बच्चों समाप्त करें, और एक अंतर बता देना चाहेंगे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण में बच्चों आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में भी आभासी बनता है। लेकिन याद रखिएगा समतल दर्पण में आभासी और बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा बनता है, और अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा बनता है। बहुत बड़ा अंतर तीनों में, ठीक। तो बच्चों ये आपका पूरा वन शॉट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बच्चों जय हिंद, जय भारत।